यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आइए, आपका स्वागत है हमारे यह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन एक एक सेट करने वाले हैं जो झारखंड का सीजीएल सिलेबस बेस्ड पे है। तो इसी सिलसिला के साथ में हम लोग आज सामान्य विज्ञान का एक सेट कर रहे हैं जो कि 15 एमसीक्यू का सेट है। तो आइए, समय को व्यर्थ नहीं करते हुए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए, आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो प्रश्न है यह है, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है कि घर में जो विद्युत का खर्च होता है उस यूनिट में मापा जाता है, तो इसका यूनिट इकाई क्या है। ठीक है, इसका यूनिट इकाई क्या है, शक्ति है कि ऊर्जा है कि विद्युत धारा के उसमें मान की है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको बतलाना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है क्या है, तो इसका ऊर्जा का, किसका है, ऊर्जा की, है ना। हम लोग ऊर्जा के रूप में उसको देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। क्योंकि यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इसे किलोवाट आवर भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, किलोवाट। तो विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो किसका होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है। देखिए, संहित केंद्र क्या चीज़ है, वस्तु के बाहर होता है ना। तो किसका होगा, फाउंटेन पेन का, क्रिकेट की गेंद का, रिंग या वलय का, या फिर पुस्तक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिंग। वलय का क्या होगा, तो उसका संहित केंद्र जो है वस्तु के बाहर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो देखिए, जब समांगी मिश्रण है ना, तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। और दो या अधिक द्रवों का समांगी मिश्रण को हम लोग किस विधि से अलग करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, निस्पंदन या फिल्ट्रेशन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या संघनन द्वारा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब दो या अधिक द्रवों के समांगी मिश्रण को जब मिला हुआ रहेगा तो उसको किस विधि से अलग करेंगे, तो वह कौन सा विधि हो कहलाता है, आसवन विधि से हम लोग अलग करते हैं। किस विधि से अलग करेंगे, आसवन विधि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट में क्या चीज़ है कि किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है। तो किसी तैलीय सतह में जब 7 रंग के प्रकाश दिखाई पड़ता है तो वह किस परिघटना को कारण दर्शाता है, मतलब किस परिघटना के कारण से ऐसा हमें प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसमें ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या चीज होते हैं, यांत्रिक तरंगे होते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। अच्छा, हम कि इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 74 जो है छोड़ दिए थे ना गलती से, कोई बात नहीं। से इनमें से कौन सी तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा तरंग है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो एक्स रे, है ना, या दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग या ध्वनि तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। और बाद बाकी क्या चीज़ है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, या ध्वनि तरंग होगा, सॉरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि तरंग होगा ना। हाँ, इसका राइट आंसर क्या चीज़ होगा, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग क्या चीज़ है, तो इसका विद्युत
चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, एक्सरे, दृश्य प्रकाश और सूक्ष्म तरंग, ये सब क्या चीज़ है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? ठीक है, तो इसमें कौन सा घटना घटित होता है? तो इसमें जो है ध्रुवण का घटना होता है, या अपवर्तन होता है, या परावर्तन होता है, या फिर व्यतिकरण होता है। तो इसमें क्या होगा, जब किसी तैलीय सतह पर 7 रंग की जो प्रकाश का रंग दिखाई पड़ता है, यह व्यतिकरण, यह जो है कि व्यतिकरण के कारण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हम लोग हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न क्या है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? इससे क्या होता है? इससे रोगाणु मर जाते हैं, यह अपद्रव्यों को घोल लेता है, यह अपचालक है, यह एक ऑक्सीकारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह एक क्या है? तो यह एक ऑक्सीकारक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह एक ऑक्सीकारक है। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, इसका उपयोग जो है पेयजल में से है ना अशुद्धियों जैसे लोहा, मैग्नीज या ट्राई हैलोमीथेन आदि को ऑक्सीकृत करके इन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हम लोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित 4 धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? इस 4 धातु का नाम दिया हुआ है, तो इसमें किसका गलनांक जो है न्यूनतम है? ठीक है, जो निम्न ताप पर क्या होता है? गल सकता है, गलनांक न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीजियम। सीजियम क्या कैसी धातु है? तो यह न्यूनतम गलनांक वाले धातु है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बतलाइए। हाइड्रोजन कि क्लोरीन कि सल्फर कि सोडियम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? तो यह सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व क्या होता है? तो निश्चित रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करके है ना, या करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कूट वाला दिया हुआ है, निम्नलिखित वस्त्र के देशों को उनकी रासायनिक है ना प्रकृति के साथ सुमिलित कीजिए। इधर रेशम है, टेरिलोन है, नॉलन है, सूती है, इधर जो है क्या चीज़ है? तो पॉलीमाइड है, सेलुलोज है, पॉलिस्टर है और प्रोटीन है। इसको मिलान करना है कि रासायनिक प्रकृति के साथ सुमिलित करना है ना। तो रेशम किससे हो जाएगा? तो देखिए रेशम जो है ना, रेशम किससे बना होता है? तो ये जो है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ए आंसर। इसका क्या हो जाएगा बतलाइए? इसका हो जाएगा ए, है ना। और टेरिलोन जो है किससे बना होता है? तो बना होता है आपका पॉलिस्टर से। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पॉलिस्टर। ठीक है, और अब बतलाइए नेक्स्ट में क्या चीज़ है? नायलॉन। तो नायलॉन किससे बना होता है? तो नायलॉन बना होता है आपका पॉलीमाइड से। नायलॉन किससे बना होता है? पॉलीमाइड से। ठीक है, और सूती जो है ना ये बना होता है सेलुलोज से। ये किससे बना होता है? सेलुलोज से। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए को हो जाएगा डी, है ना। और टेरिलोन का हो जाएगा क्या चीज़? सी मतलब पॉलिस्टर। सूती का हो जाएगा क्या? सूती का हो जाएगा सेलुलोज। और नायलॉन की का हो जाएगा पॉलीमाइड। मतलब 1 का 4। तो 1 का 4 किस में है? आपका ए में है। ठीक है, बी में क्या है? 3 है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है कि डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड या केंद्रिकाव मतलब न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसाइड या पॉलीपेप्टाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक में, हरितलवक में, राइबोसोम में या जीव द्रव्य कला में। तो किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जीव द्रव्य कला में क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्रमार्ग या योनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूत्रमार्ग। यह जो है कि स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह पुरुष जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखता है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। तो इसमें से कौन सा हमारा अपनी त्वचा से क्या होता है, तो संश्लेषित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए कि विटामिन बी कि विटामिन सी कि विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। जानते हैं हम लोग ना कि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, मतलब अपनी त्वचा से क्या होता है, संश्लेषित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो डीपीटी क्या होता है, डी से तो हो गया क्या, डिप्थीरिया, कहीं है डिप्थीरिया नहीं, तो डिप्थीरिया को ही क्या बोलते हैं, रोहिणी, है ना। और डीपी से क्या होता है, पी से होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो उससे होता है कुकर खांसी और टिटनेस। तो रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस किस में हो जाएगा, हो जाएगा डी में। इसका 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 85। इसमें है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियों है ना। वेक्टर जनित इसमें कूट में दिया हुआ है। और अगर इस जो है परीक्षा में जो भी इस वर्ष का परीक्षा हो रहा है 2023 में, तो इस परीक्षा में अधिकतर जो है कि कूट में ही प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जो है कूट वाला जो भी क्वेश्चन से हैं उसको ठीक से अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है ठीक से अभ्यास कीजिए, ताकि इस प्रकार का प्रश्न यदि हो तो आपसे कोई छूटे नहीं। ठीक है, तो बतलाइए इसमें से क्या बोल रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियों हैं। तो निंद्रा रोग, मलेरिया, लसिका, पाइलेरिया, है ना, रिफ्ट वैली ज्वर, पित्त ज्वर या जिका, है ना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 2, 5, 6, मतलब क्या हुआ, मलेरिया, पित्त ज्वर और जिका। बी में क्या है, 1, 2, 6, मतलब निंद्रा रोग 1 और 2 ना, मलेरिया और जिका। सी में क्या है, तो 1, 2, 3 और 4 है। और डी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए इसमें जितना सारा बीमारी जो है क्या चीज़ है, तो वेक्टर जनित बीमारी रोग है, बीमारी है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है ना। तो पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। तो इसका संघनन, अवक्षेपण या वहना या वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, डी हो जाएगा। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, है ना, करना तथा इससे उत्पन्न क्षति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हम लोग हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है। तो मृत मछली बोल रहा है, मरा हुआ मछली, है ना। जब मछली मर जाता है, सड़ जाता है, तो उससे जो दुर्गंध निकलता है तो उसमें
कौन सा उसमें यौगिक होता है, यौगिक आपका नाम पूछ रहा है। तो अमीनो यौगिक या एल्डिहाइड्रेट यौगिक या सल्फर यौगिक या फिर नाइट्रो यौगिक। तो मछली, मरा हुआ मछली में किस प्रकार का दुर्गंध निकलता है, किस यौगिक के कारण, बतलाइए। तो इसका क्या हो जाएगा, अमीनो यौगिक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो यौगिक। अगला प्रश्न क्या है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह मतलब जो हम लोग यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर में ना, तो इस प्रकार का जो उपग्रह को हम लोग जो है आसानी से सुस्पष्टता से उसको ट्रैक किया जा सकता है, मतलब उसको ट्रैक कर सकते हैं, एक्टिविटी को हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, वही कहलाता है ट्रैक करना। ठीक है, तो यह किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, तो डॉप्लर प्रभाव द्वारा कि रडार द्वारा कि सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉप्लर प्रभाव द्वारा। ठीक है, डॉप्लर प्रभाव से हम लोग किसी भी उपग्रह को, कृत्रिम उपग्रह